हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप बात कर रहे हैं अपन थर्ड लेक्चर में बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, परासरण प्रक्रिया। स्टूडेंट, परासरण एक प्रकार का डिफ्यूजन, एक प्रकार का विसरण। फिर यहाँ पर सॉल्वेंट विलायक के अणुओं का विसरण होगा। मूवमेंट किसका होगा? विलायक का। दूसरी बात, ऑस्मोसिस में क्या ध्यान रखनी कि यहाँ पर आपको एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म यूज करना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जिसके द्वारा सॉल्वेंट विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। विलायक के अणुओं का गमन हो सकता है, विलय का नहीं। क्लियर? तो देखते हैं अब ऑस्मोसिस क्या है। हमारे पास दो कंपार्टमेंट, दो सेल जो एक दूसरे से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए, ये बीच में एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट। क्लियर? अब सिस्टम ए की बात करते हैं, सिस्टम बी। यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अधिक है, विलायक की मात्रा अधिक है, और यहाँ पर कंपैरेटिवली विलायक और सॉल्वेंट की मात्रा कम है। स्टूडेंट, नो डाउट जब यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है तो सॉलिड कम होगा। इसका मतलब ये जो विलयन होगा, ये विलयन कैसा होगा? लो कंसंट्रेटेड विलयन होगा, कम सांद्र विलयन होगा। और ये क्या होगा? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, अधिक सांद्र क्षेत्र होगा। तो अब क्या होगा देखिएगा सिस्टम में डियर स्टूडेंट कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल के जो अणु हैं, विलायक के अणु हैं, वो सिस्टम ए से सिस्टम बी में मूव करेंगे। क्यों करेंगे सिस्टम ए से सिस्टम बी में? क्योंकि यहाँ पर विलायक विलयन जो है वो कम सांद्र है, या विलायक की मात्रा अधिक है और यहाँ कम है। तो एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जल के अणु ए से बी में जाएंगे। अब इसकी दो डेफिनेशन देखिएगा। पहला तो क्या है कि कम सांद्र विलयन या क्षेत्र से अधिक सांद्र की ओर कह सकते हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं कि विलायक के खुद के या सॉल्वेंट की खुद की अपनी अधिक सांद्रता। ठीक है? तो क्या होगा डियर, देखिएगा कम सांद्र क्षेत्र या विलयन से अधिक सांद्र क्षेत्र की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन। किसके द्वारा? एसपीएम द्वारा गमन। सिंपल सी बात है। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा ये कि जल की अपनी अधिक सांद्रता। दूसरी डेफिनेशन क्या होगा? जल की अपनी अधिक सांद्रता, जल की अपनी अधिक सांद्रता। तो नो डाउट जहां विलयन कम सांद्र है वहां पर विलायक अधिक है। तो बात सेम ही है, दोनों में मूवमेंट का होगा ए से बी की ओर होगा। दोनों डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, और क्या कह सकते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। क्लियर? दोनों डेफिनेशन जो है आप पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ऑस्मोसिस को अगर अपन एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझें तो एक एक्सपेरिमेंट, एक सेटअप लेते हैं। इस सेटअप में स्टैंड के ऊपर जल से भरे बीकर को रखा गया।
जल से भरे बीकर में डियर स्टूडेंट थिसिल फनल को उल्टा रखा गया, थिसिल फनल को उल्टा रख दिया गया और इस थिसिल फनल का आधार भाग जो है वो पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बंद कर दिया गया। किसे बंद कर दिया? पार्चमेंट जो किस तरह बिहेव करेगी? अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। इसको स्ट्रैंड के साथ टाई कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ? एक निश्चित स्तर तक इस उल्टे रखे फनल में एक निश्चित लेवल तक शर्करा का विलयन सुगर सॉल्यूशन डाल दिया गया। क्लियर है? इस सेटअप को थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब, बिना जो है डिस्टर्ब किए हुए, बिना हिलाए हुए छोड़ दिया गया। थोड़े समय बाद जब देखा गया तो ये पाया गया कि इस फनल में, इस कीप में शर्करा के विलयन का स्तर, शर्करा के विलयन का लेवल बढ़ा हुआ नजर आया। ठीक है, शर्करा के विलयन की मात्रा बढ़ गई। क्लियर? इससे ये हुआ कि जल के अणु इस बीकर में से अर्धपारगम्य झिल्ली पार्चमेंट के द्वारा सुगर सॉल्यूशन थिसिल कीप में प्रवेश किए, जिससे इसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये क्या हो? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को दर्शाता है कि यहाँ पर बीकर में जल के अणु की जो मात्रा है, क्लियर, वो क्या है? अधिक है। इस थिसिल कीप में कम है, तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर मूवमेंट हो गया। क्लियर है? आगे बात सुनो। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात, ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, प्राशन दो प्रकार का होता है, अंतःप्राशन और बाह्य प्राशन। अंतःप्राशन और बाह्य प्राशन। एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। बाह्य प्राशन और अंतःप्राशन। प्राशन के टाइप पढ़ने से पहले अपन यहाँ विलयन के प्रकार पढ़ते हैं। विलयन के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से विलयन होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 डियर स्टूडेंट, आइसोटोनिक संप्राशन। नंबर 2 हाइपरटोनिक अति पराशरण। नंबर 3 हाइपोटोनिक अल्प पराशरण। 3 प्रकार का यहाँ पर अपने पास विलयन है, 3 प्रकार का यहाँ अपने पास सॉल्यूशन है। क्लियर? कौन कौन से देखते हैं। आइसोटोनिक, डिस्क्रिट मैं एक सॉल्यूशन की बात करता हूँ। एक बीकर में एक सॉल्यूशन लिया, इसी बीकर में मैंने प्लांट एनिमल सेल को पुट किया, प्लांट एनिमल पादप या जंतु कोशिका को रखा। अब दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं डियर स्टूडेंट, तो दोनों की सांद्रता यानी कि बीकर के विलयन की सांद्रता, बीकर के सॉल्यूशन की सांद्रता और सेल की सांद्रता क्या है? बराबर। क्लियर? सॉल्यूट सॉल्वेंट की अमाउंट दोनों में क्या बराबर। इस प्रकार का जो है विलयन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक संप्राशन। दूसरा हाइपरटोनिक डियर स्टूडेंट, सेल के कंपेयर में, सेल की तुलना में बाहर का यानी कि बीकर का जो विलयन है इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। यानी ये कह सकते हैं यहाँ पर विलय के अणु क्या है? अधिक है, विलय क्या है? कम कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट अधिक है, सॉल्वेंट कम है। सुने आप कि कोशिका की तुलना में बाहरी विलयन की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो
तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। तीसरा, बाहरी विलयन की सांद्रता सेल की तुलना में कम है। इसका मतलब ये कह सकते हैं सेल की सांद्रता क्या अधिक है, यानी कि यहाँ पर विलय की मात्रा देखिएगा, विलय की मात्रा कम है कंपैरेटिवली, और विलय की मात्रा क्या है? अधिक है। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीन प्रकार का विलयन होता है, अल्परासनिक, अतिप्रासनिक और अल्पप्रासनिक। अब क्या होगा देखिए, डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया बीकर में, और वो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा है? अल्पप्रासनिक विलयन। ठीक है, अल्पप्रासनिक विलयन में हमने सेल को किया। तो अल्पप्रासनिक विलयन में अभी हमने कहा कि सेल की तुलना में सांद्रता कम है, तो इस केस में क्या होगा? जल के अणु विलयन से कोशिका में प्रवेश करेंगे। जल के अणु विलयन से कोशिका में प्रवेश करेंगे। क्लियर? तो कोशिका में जल के अणु प्रवेश करेंगे तो कोशिका की विलयन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सेल क्या हो जाएगी? इस केस में सेल क्या हो जाएगी? सेल स्फीति हो जाएगी, सेल टर्जिड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जल के अणु बाहर से अंदर की ओर मूव किए, तो इसे क्या कहा हमने? अंतःप्राशन। अंतःप्राशन के केस में कोशिका क्या हो जाती है? स्फीति हो जाती है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्लांट सेल में क्या होती है? बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है जो मेंटेन करती है शेप। अगर एनिमल सेल हुई, अगर जंतु कोशिका हुई, तो जंतु कोशिका यहाँ पर क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? ब्लास्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? अंतःप्राशन। दूसरा, हमने कोशिका को अतिप्रासनिक विलयन में रखा, अतिप्रासनिक विलयन में रखा। क्लियर? अतिप्रासनिक में क्या बोला? जहाँ विलय अधिक है, विलय कम, या ये कह दो कोशिका की तुलना में सांद्रता बाहर की क्या है? अधिक है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ पर जल के अणु कोशिका से बाहर आएंगे। क्लियर? क्या आएंगे? बाहर आएंगे। इसे अपन क्या कहेंगे? बाह्य प्राशन। बाह्य प्राशन के केस में कोशिका क्या हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है। क्लियर? कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, एक्सोऑस्मोसिस के साथ ही हम लोग यहाँ पर एक और टर्म यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बात कर रहे हैं? एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, इसी के साथ हम टर्म यूज कर लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। डियर स्टूडेंट, जीव द्रव्य कुंचन में क्या हो रहा है कि यहां पर बाह्य प्राशन में जल के अणु कोशिका से बाहर आ रहे हैं, कोशिका से बाहर आ रहे हैं, तो जीव द्रव्य क्या हो रहा? कुंचित हो रहा, जीव द्रव्य क्या हो रहा? सिकुड़ रहा। इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कि कोशिका को यदि अतिप्रासनिक विलयन में रखा जाए तो जीव द्रव्य क्या हो जाता है? कुंचन। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा जीव द्रव्य कुंचन के बारे में और क्या बात है। जीव द्रव्य कुंचन तीन प्रकार से हो सकता है। यह कह दो कि कोशिका है, इसमें जीव द्रव्य कुंचन के तीन स्टेज आ सकते हैं। क्या? पहला कि जब कोशिका स्फीत होती है तो कोशिका हल्के से क्या होगी? सिकुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, हल्के से क्या होती है? सिकुड़ी हुई दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस इनिशियल स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर? दूसरे स्टेज में अगर अपन देखें, दूसरे स्टेज में देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो चुकी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर? और तीसरा एविडेंस, जिसमें जीव द्रव्य पूरा कुंचित होकर कॉर्नर में इकट्ठा हो चुका है। आगे बात समझ में? तो ये तीन स्टेज है जीव द्रव्य कुंचन। अब देखिएगा इंपोर्टेंट क्या है। अगर हमको कोशिका को वापस स्फीति करना हो
तो कौन से स्टेज में? तो इंसिपिएंट जो स्टेज है, इंसिपिएंट स्टेज जो है जीव द्रव्य कुंचन की, इस स्टेज में अगर कोशिका को वापस किस में रख दिया जाए? अल्प प्रासरणी विलयन में रख दिया जाए, अल्प प्रासरणी विलयन में रख दिया जाए तो वापस क्या हो जाएगा? कोशिका स्फीत हो जाएगी और इस स्टेज को क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य विकुंचन कहेंगे, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्लियर? क्या बोला आप लोगों ने कि ये 3 स्टेज है जीव द्रव्य कुंचन की, लिमिटिंग, इंसिपिएंट और एविडेंस। तो किस स्टेज में? अगर हम इंसिपिएंट स्टेज में है कोशिका और इसको वापस अल्प प्रासरणी विलयन में रख देते हैं तो जल के अणु यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा और कोशिका वापस क्या हो जाएगी? स्फीति हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड दाब की, प्रेशर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि ऑस्मोसिस में जल के अणुओं का गमन होता है, विलय के अणुओं का मूवमेंट होता है। तो यहां पर हम 3 प्रकार के दाब के साथ बात करते हैं। ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। दूसरा बात करते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। ओपी को साई से भी डिनोट कर सकते हैं, स्फीति दाब, और डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर, भित्ति दाब, भित्ति दाब। 3 प्रकार के दाब। इसको भी अपन लोग डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाया। प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में सेल वॉल, इसमें जीव द्रव्य। अब क्या होता है कि डीएनए में कोई भी विलयन जो है उसमें विलय के अणुओं को आने से रोकने के लिए विलयन के द्वारा दाब उत्पन्न किया जाता है। विलय के अणुओं को आने से रोकने के लिए विलयन के द्वारा सॉल्यूट के अणुओं के द्वारा दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब कहते हैं। विलयन के द्वारा विलय के अणुओं के गमन को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब कहता है। सामान्यतः विलय अणुओं द्वारा लगाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। प्रासरण दाब विलय के अणुओं के क्या होता है? समानुपाती। अगर विलय के अणुओं की मात्रा अधिक है तो प्रासरण दाब भी अधिक होगा। क्लियर? क्या कहा हम लोगों ने कि विलयन में जल के अणुओं को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब कहता है। क्लियर? तो ये विलय के अणुओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा, जब इस कोशिका में जल के मॉलिक्यूल, जल के अणु प्रवेश करते हैं तो कोशिका क्या होती है? फूलती है। फूलती है तो कोशिका के द्वारा बाहर की ओर, कोशिका के द्वारा बाहर की ओर दाब उत्पन्न किया जाता है। झिल्ली के द्वारा भित्ति पर दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। यानी कि टर्गर प्रेशर तभी उत्पन्न होगा जब कोशिका किस अवस्था में है? स्फीति अवस्था में है। इस अवस्था में, स्फीति अवस्था में फूली हुई है, ठीक है। उस अवस्था में, टर्जिंग स्टेज में, उस अवस्था में क्या लगेगा? टीपी लगेगा, टर्गर प्रेशर लगेगा, झिल्ली द्वारा सामान्यतः भित्ति पर लगाया जाता है। भित्ति क्या करते हैं? इस टीपी को रोकने के लिए वापस विपरीत दाब लगाती है, जिसे क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं, डब्ल्यूपी कहते हैं। क्लियर है? आगे बात समझिए। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की अपन लोग बात करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, डीपीडी,
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, हमने विसरण वाले चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में इसका स्टडी किया था। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, डीपी की बात की। क्या होता है देखिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमने ये कहा कि भाई सॉल्यूशन नहीं, केवल सॉल्वेंट है, केवल सॉल्वेंट है। और हमने कहा कि अब यहाँ पर क्या करते हैं समझने के लिए, एक बार डी को अपन भूल जाते हैं, केवल डीपी की बात करते हैं, विसरण दाब की बात करते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर की बात करते हैं। हमने कहा था उस लेक्चर में कि डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का अधिकतम होता है, प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, अधिकतम होता है। क्लियर। अब जैसे जैसे डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, विलेय के अणु ऐड करेंगे, तो प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलाय का जो दाब है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और इस कमी को क्या कहेंगे, विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। एक बार वापस सुने, मैंने ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक बार डी को भूल जाए, हम डीपी की बात करें तो डीपी यानी विसरण दाब, और हमने ये बात कही थी, समझाई थी कि विसरण दाब जो है प्योर सॉल्वेंट का विसरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। अब इसमें अगर सॉल्यूट मिलाएंगे तो प्योर सॉल्वेंट का विसरण दाब क्या होगा, कम होता है, उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो इस कमी को हम क्या कहेंगे, विसरण दाब न्यूनता। क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जैसे 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 सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा डियर स्टूडेंट कि डीपीडी विसरण दाब में जो न्यूनता आ रही, उस न्यूनता का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस बात को स्टेटमेंट को जरा ध्यान रखना। क्लियर। न्यूनता आ रही है, न्यूनता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूट बढ़ रहा है, इसका मतलब सांद्रता बढ़ रही है। सॉल्यूट जैसे जैसे मिला रहे हैं या डीपीटी का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब सांद्रता बढ़ रही है। क्या हो, सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट देखिएगा कि जल के अणुओं का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, वो होगा लो डीपीडी टू हायर डीपीडी, लो डीपीडी टू हायर डीपीडी में जल के अणुओं का गमन होगा। कैसे, मैं भी समझा देता हूं। डियर स्टूडेंट, डीपीडी कम है, लो डीपीडी है, इसका मतलब सॉल्यूट कम है। हायर डीपीडी इसका मतलब सॉल्यूट अधिक है। तो सॉल्यूट कम है तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन की कम होगी। हायर है इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, भाई अधिक होगी। क्लियर, आगे बात समझ में। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, कम सांद्रता से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, इसको आप लोग स्टार पॉइंट कीजिएगा कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जो है जल के अणुओं का मूवमेंट होता है। क्लियर। अब डीपीडी का अन्य सभी दाब के साथ संबंध, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये एक संबंध स्थापित है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। क्लियर। अब देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ सेल का स्टडी कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट केस ले रहे हैं कि अपने पास अगर टर्जिड सेल है, स्फीति कोशिका है, तो स्फीति कोशिका का डीपीडी क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। जब कोशिका स्फीति है फुली, उसका मतलब वहां पर क्या होगा, ओपी और टीपी, सुनना जरा, ओपी और टीपी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। स्फीति अवस्था में ओपी और टीपी बराबर कैसे होगी, हमने यहाँ पर पिछले अभी डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था कि जब सेल स्फीति अवस्था में है, स्फीति अवस्था में है तो वहां पर टर्गर प्रेशर लगेगा, वहां पर स्फीति दाब लगेगा, लेकिन वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब भी होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो अगर हम इसमें यहाँ पर पुटअप करें तो क्या आएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओपी, तो या तो ओपी की जगह टीपी या टीपी की जगह ओपी। इससे क्या निकल के आएगा, डीपीडी इज इक्वल टू 0, डीपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। तो
टर्जिड स्फीति कोशिका के लिए डीपीटी का मान क्या होगा, 0 होगा। केस नंबर सेकंड के लिए बात करें, क्लियर। सेकंड केस में बात करें फ्लैसिड सेल, सिकुड़ी कोशिका की अपन बात करें तो उसके लिए क्या डीपीटी आएगी, तो डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। फ्लैसिड कोशिका में, सिकुड़ी कोशिका में टीपी लगेगा, टीपी नहीं लगेगा। सिकुड़ी कोशिका के लिए टीपी क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डीपीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी होगा। डीपीटी इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर अपन प्लाज्मोलाइसिस सेल की बात करें, जीवद्री कुंचन की बात करें, तो जीवद्री कुंचन के केस में टीपी क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा 0, टीपी माइनस में हो जाएगा। जीवद्री कुंचन के लिए टीपी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर प्लाज्मोलाइसिस की अगर देख लिया जाए तो प्लाज्मोलाइसिस के लिए टीपी क्या हो जाएगा, 0, तो टीपी सॉरी माइनस हो जाएगा। तो टीपी की वैल्यू रखेंगे, डीपीटी बराबर ओपी प्लस टीपी आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ सेल की डीपीटी है जो आपको याद रखना कि किस प्रकार स्फीति कोशिका की, फ्लैसिड कोशिका की डीपीटी क्या है, ठीक है। अब हम लोग डीपीटी, ओपी और टीपी में एक ग्राफ के द्वारा संबंध स्थापित करें। एक ग्राफ के द्वारा संबंध स्थापित करें। अब देखिए यहां पर ये जो डीपीटी है इसका मान कम हो, ठीक है। ओपी का मान यहां पर क्या हो रहा। अब यहां पर जो है, यहां पर ये कोशिका डीपीटी अधिकतम, डीपीटी अधिकतम मतलब यहां कोशिका कैसे, फ्लैसिड, कैसे कैसे सिकुड़ी हुई कोशिका। जैसे जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, टर्मिनल प्रेशर बढ़ रहा है, टीपी की वैल्यू बढ़ रही है, कोशिका क्या हो रही है देखेगा। वापस सुनिएगा, ओपी, डीपीटी और टीपी में अगर अपन संबंध देखें, ओपी, टीपी और डीपीटी, तो क्या हो रहा है। यहां पर अपन देख रहे हैं कि इस स्टेज पे डीपीटी अधिकतम है। डीपीटी क्या है, अधिकतम है। डीपीटी अधिकतम है मतलब कोशिका क्या है, फ्लैसिड है, क्लियर। कोशिका क्या है, सिकुड़ी हुई। जैसे जैसे अगर अपन बात करें डीपीटी की, ऐसे क्या कर रहे हैं, मान कम हो रहा है, डीपीटी का मान कम हो रहा है, यानी कि कोशिका क्या हो रही है, टर्जिड हो रही है। कोशिका क्या हो रही है, टर्जिड हो रही है, क्लियर है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड हो रहा है, तो सॉलिड का मान कम हो रहा है, डीपीटी कम हो रही है, तो ओपी के मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से ओपी, टीपी और डीपीटी में क्या है, संबंध है, ठीक है स्टूडेंट। किसी प्रकार की इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।